अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर जो है ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को डिस्कशन इस पे करते हैं और आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस जो हैं कौन सी होती है तो उनकी बात करनी है। यहाँ पे इसके जो पोस्टुलेट्स है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल टिनी पार्टिकल्स। गैसेस आर कंपोज्ड of small tiny particles, composed of small tiny particles, and these tiny particles are called molecules. Particles are called. So यहाँ पे जो है small tiny particles called molecules, उनको हम क्या कहते हैं? Molecules कहते हैं। तो according to this theory, gases are composed of small tiny particles, and these tiny particles are जो है called molecules. सेकेंड पॉइंट ये है गैसेस मॉलिक्यूल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। गैसेस मॉलिक्यूल्स हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है दिन द लिक्विड, और लिक्विड से जो है लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर होती है दिन द सॉलिड्स। सो दैट्स व्हाई दे रैंडमली मूव, ये रैंडमली मूव करते हैं एंड कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ द कंटेनर्स। So gases molecule have greater kinetic energy from the liquid. लिक्विड से इनकी ज्यादा होती है, लिक्विड की ज्यादा होती है दिन द सॉलिड, ये सॉलिड से ज्यादा होती है। तो ये सेकंड पोस्टुलेट्स है कि गैसेस मॉलिक्यूल जो है ये रैंडमली मूव करते हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये ज्यादा होती है। तो गैसेस मॉलिक्यूल जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे द थर्ड पॉइंट ये है द गैसेस मॉलिक्यूल आर फार अवे फ्रॉम वन अनदर। गैसेस मॉलिक्यूल जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर फार अवे, एक दूसरे से फार अवे होते हैं, फार अवे फ्रॉम वन अनदर, फ्रॉम ईच अदर। दैट्स व्हाई द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अमंग द गैसेस मॉलिक्यूल आर एब्सेंट। सो दैट्स व्हाई द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द IMF forces among the gaseous molecule, gases molecules are absent. Molecules are absent. ये क्या होते हैं? Absent होते हैं। ये the gases molecule are far away from each other. That's why the intermolecular force among the gases molecule are absent. The fourth point ये है the volume of a single molecule. The volume of a single molecule is considered to be अगर हम यहाँ पे देखें इज कंसिडर्ड टू बी, यहाँ पे और से देखें द गैस मॉलिक्यूल, द वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड टू बी जीरो इज कंपेयर्ड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, is compared to the total volume of a gas, the volume of a single molecule is considered to be zero. The fifth point ये है कि the gases molecule randomly move करते हैं, colliding with each other, colliding with the wall of container. So gases molecule जो होते हैं, gases molecules they are move freely जो है, molecule जो है move freely, colliding with each other, एक दूसरे के साथ भी कोलाइड होते हैं, एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर एंड आल्सो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो यहाँ पे जो है जो वॉल है तो वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी जो है कोलाइड होते हैं। तो वॉल ऑफ द कंटेनर पे ये प्रेशर एग्जर्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ जब कोलाइड होते हैं तो एक दूसरे को काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, इलास्टिक कोलिजन उनमें होती है। तो गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, इलास्टिक कोलिजन है, और विद द वॉल ऑफ कंटेनर पे जो है ये प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, जब उसको हिट करते हैं इलास्टिक कोलिजन होती है। द थर्ड पॉइंट यहाँ पे जो है सिक्स पॉइंट ये है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ गैसेस, तो टेम्परेचर के साथ जो है ऑफ गैसेस के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर आप लोग 7 पॉइंट को देखें तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो है, बल्कि मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूँ कि एट सेम टेम्परेचर, ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफरेंट गैसेस will be remains constant। ये क्या होंगे? ये कांस्टेंट होंगे।
will remains constant. The 8th point यहाँ पे जो हम डिस्क्राइब करते हैं, 8th point ये है, the gravity have no effect. Gravity have no effect on the, ये पॉइंट ज़हन में रखें, on the molecular movement, कि गैसेस मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, तो जब भी गैसेस मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो ग्रेविटी हैव नो इफेक्ट ऑन द मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूलर मूवमेंट पे जो है ग्रेविटी का नो इफेक्ट होगा। ये इसके पास्टुलेट्स हैं, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पास्टुलेट्स हैं। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है कि वाई द गैसेस मॉलिक्यूल डिविएट होते हैं फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, तो आइडियल बिहेवियर से जो है डिविएट करते हैं, तो यहाँ पे ये टू जो है इसमें जो फॉल्टी अजम्पशंस हैं, gases molecule are far away from each other, intermolecular force among the gases molecule are absent, gases molecule are absent जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है आप लोगों के पास जो है intermolecular force absent है। The volume of a single molecule is considered to be negligible, is considered to be zero as compared to the total volume of gas. तो the total volume of gas के साथ अगर मैं कंपेरिजन करता हूँ तो यहाँ पे वॉल्यूम, तो ये दो फॉल्टी अजम्पशन है और इन फॉल्टी अजम्पशन को हमने इसको एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे, तो प्लीज आप gases are composed of small tiny particles and these tiny particles are called molecules. यहाँ पे ये है कि gases molecule have greater kinetic energy than the liquid and greater than the solids. और यहाँ पे the gases molecule are far away. So according to the kinetic molecular theory, there is intermolecular force among the gas molecule are absent है. According to this theory, the volume of a single molecule is considered to be zero as compared to the total volume. और यहाँ पे अगर आप लोग देखिए गैस मॉलिक्यूल मूव फ्रीली जो है, मॉलिक्यूल जो होते हैं मूव फ्रीली कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड आल्सो विद द वॉल ऑफ कंटेनर। और यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर ऑफ गैसेस है। अगर अगर सेम टेंपरेचर है तो उस पर दो डिफरेंट गैसेस, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम। ये क्या होगी, ये सेम होगी। एंड ग्रेविटी हैव नो इफेक्ट ऑन द मॉलिक्यूलर मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट जो है यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं होगा। तो ये अगर आप लोग देखें तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो है ये पास्टुलेट्स हैं, जिसको मैंने आपको बताया था कि मैंने आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस से पहले जो है इस थ्योरी को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। अगर आप लोग देखें तो हम जो है आइडियल गैस क्या होते हैं और नॉन आइडियल गैसेस क्या होते हैं। नॉन आइडियल गैसेस जो है, आइडियल गैसेस क्या है और नॉन आइडियल गैसेस क्या होती है, इसको जो है डिस्कस करते हैं और इसको जो है एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय आइडियल और नॉन। हम यहाँ पे जो है आइडियल गैसेस वो होते हैं, आइडियल गैसेस जो है जो कि क्या करते हैं, विच फॉलो द टाइप ऑफ गैसेस विच फॉलो द आइडियल गैस इक्वेशन, which follow the ideal gas equation at all condition of temperature and pressure, जो at all condition of temperature and pressure, so which follow the ideal gas equation at all condition of temperature and pressure, such a type of gases are called ideal gases which follow the ideal gas equation, means PV is equal to nRT। मतलब क्या है कि गैसेस जो है अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकते, अब गैसेस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, अब गैसेस को सॉलिडिफाई, लेकिन रियलिटी क्या है, हम गैसेस को लिक्विफाई भी कर सकते हैं, हम गैसेस को जो है सॉलिडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आप गैस को सॉलिडिफाई करते हैं तो ये आइडियल गैस नहीं है, ये रियल गैस है। रियल गैसेस जो होते हैं वो क्या है, नॉन आइडियल गैसेस, जिसको हम रियल गैसेस भी कहते हैं, रियल गैसेस जिसको हम इनपरफेक्ट गैसेस भी कहते हैं। सो इफ द टाइप ऑफ गैसेस जो है, नॉन आइडियल गैसेस क्या है, नॉन आइडियल गैसेस अगर आप लोग देखें तो इस तरह डिफाइन करते हैं, द टाइप ऑफ गैसेस which do not follow the ideal gas equation at all condition of temperature and pressure, तो such a type of gases are called non-ideal gases, उनको non-ideal gases कहते हैं। अच्छा, ये नॉन आइडियलिटी कहाँ से अराइज होती है? नॉन आइडियलिटी जो है गैसेस में अराइज होती है ड्यू टू द टू फॉल्टी अजम्पशन कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग द गैसेस मॉलिक्यूल आर एब्सेंट है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अमंग द गैसेस मॉलिक्यूल आर एब्सेंट, ये फॉल्टी अजम्पशन है। द सेकंड पॉइंट क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड टू बी जीरो
एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम। तो ये जो है ये दो फॉल्ट एजम्पशन है। गैसेस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी कंसिडर जीरो नहीं कंसिडर किया जाएगा और इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस गैसेस में प्रेजेंट होते हैं। मॉलिक्यूल में जो है इंटर मॉलिक्यूल गैसेस मॉलिक्यूल में जब इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस आ जाते हैं तो वो वहां से क्या करते हैं, डिविएट करते हैं, वो गैसेस फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो वी हैव PV इज इक्वल टू nRT, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अगर आप लोग देखें तो ये nRT को अगर मैं यहां पे क्रॉस कर लेता हूं, यहां पे जो है ये लेके आ जाता हूं, ये क्रॉस कर लेते हैं, इट इज इक्वल टू 1, so it is also equal to Z, it is called compressibility factor, where Z is called compressibility factor। ये Z जो है ये compressibility factor है। compressibility factor जो है अगर हम यहां पे लेते हैं, नो दिस compressibility factor अगर ये 1 के बराबर आ रहा है, इट मींस कि ये आप लोगों के पास आइडियल गैस है। तो हम यहां पे क्या करते हैं, इफ वी हैव टू प्लॉट, अगर मैं प्लॉट करता हूं इस इक्वेशन को वर्सेस प्रेशर, और यहां पे ये 0 है, ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.5 है, 0.6 है, 0.7 है, बल्कि मैं बस इस तरह एक्सप्रेशन कर लेता हूं कि ये 0.5, ये 0. यहां पे ये 1 पे आ जाएगा। ठीक है, यहां पे जो है अगर आप देखिए 1.1 है, यहां पे 1.2 है, यहां पे 1.3 है। अगर आप देखिए यहां पे 1, जिसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 हो तो वो आइडियल है। PV बाय nRT, अगर ये इक्वेशन जो है 1 के बराबर हो तो वो आइडियल है। मतलब क्या है कि मेरे पास यहां पे प्रेशर P1 है, यहां पे प्रेशर P2 है, यहां पे प्रेशर P3 है, यहां पे प्रेशर P4 है, यहां पे प्रेशर P5 है। P5 यह प्रेशर है कि जितना भी प्रेशर इंक्रीज होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने जो है बॉयल्स लॉ में डिस्कस किया था, देयर वुड बी अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन। ये स्ट्रेट लाइन है, आइसोथर्मल लाइन है। तो ये क्या है, गैसेस के लिए जो है स्ट्रेट लाइन, नो, जो गैसेस इस जो है लाइन को फॉलो करते हैं दे आर कॉल्ड आइडियल गैसेस, उनको आइडियल गैसेस। ये गैसेस के लिए पुलिसरात है, ये क्या है, गैसेस का पुलिसरात है। और यहां पे जो है इनको जो है हम आइडियल गैसेस, तो देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्सेस, देयर इज रिपल्सिव फोर्सेस, जो है दोनों जीरो। अगर ये दोनों फोर्सेस जीरो हो तो यहां पे इक्वेशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। इस प्रेशर पे भी 1 होगा, इस प्रेशर पे भी वैल्यू 1 होगी, इस प्रेशर पे भी 1 होगी, इस प्रेशर पे। तो इफ वी हैव अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन रियलिटी इससे डिफरेंट है। अगर आप लोग अपने बुक में देखिए तो यहां पे दो किस्म की जो है उन्होंने ग्राफ ड्रा की है। एक कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, एक नाइट्रोजन गैस और एक हाइड्रोजन गैस को इन्होंने एक्सप्रेशन किया है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए टेम्परेचर जो है मैं कंडीशन क्या कर रहा हूं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले रहा हूं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां पे जो है डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन, यहां पे डिप्रेशन आ जाता है और फिर जो है यहां पे इंक्रीज होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आइसोथर्म है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये आइसोथर्म है। जब मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो गैसेस मॉलिक्यूल इसके करीब आते हैं, उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं। जब मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से नेगेटिव डिविएशन होता है। अट्रैक्टिव फोर्सेस से इस प्रेशर पे जो है ये फॉर अ मूवमेंट कांस्टेंट यहां पे हो जाते हैं, कांस्टेंट लाइन है। अगर मैं इससे प्रेशर, क्योंकि मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट यहां पे कांस्टेंट रखा हुआ है, टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है, अगर मैं इस प्रेशर से बियॉन्ड जो है इस पे और प्रेशर अप्लाई करता हूं तो यहां पे रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होते हैं। यहां पे रिपल्सिव फोर्सेस जो है यहां पे डिविएशन हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव डिविएशन है, तो यहां पे जो है ये पॉजिटिव है और ये क्या है, ये नेगेटिव डिविएशन है। जी वैल्यू 1 से कम हो रही है तो नेगेटिव डिविएशन, जी वैल्यू ग्रेटर। अगर आप देखें यहां पे ये फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम इस लाइन को क्रॉस कराए तो इस पॉइंट पे जो है ये आइडियल बिहेवियर शो करेगा। इस लाइन को जब क्रॉस करे तो यहां पे आइडियल, यहां पे भी नॉन आइडियल है और यहां पे भी नॉन आइडियल है। यहां पे नेगेटिव डिविएशन, यहां पे पॉजिटिव डिविएशन। अगर आप लोग देखिए अगर हम नाइट्रोजन के लिए इस कंसेप्ट को देखें तो नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाता है, यहां पे स्मॉल डिप्रेशन ऑब्जर्व हो जाता है और फिर जो है यहां पे अगर आप लोग देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप लोगों के पास ये सिचुएशन बन जाती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अ स्मॉल डिप्रेशन, अ स्मॉल डिविएशन फ्रॉम द स्मॉल डिविएशन, यहां पे मोर डिविएशन है, यहां पे क्या है, मोर डिविएशन है। अगर आप हाइड्रोजन को देखिए तो हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव डिविएशन कंटिन्यूअसली शो करता है। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव डिविएशन शो करता है, सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव बिल्कुल नहीं शो करता। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्मॉल साइज का है। रीजन क्या है कि ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो स्मॉल साइज का है, तो इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डेवलप नहीं होती, इसमें सिर्फ रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होती है और इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बिल्कुल डेवलप नहीं होती क्योंकि ये बहुत स्मॉल साइज का है। कार्बन डाइऑक्साइड का मास ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास ज्यादा है तो इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा होंगी।
जब ज्यादा होंगी तो ये मैक्सिमम नेगेटिव डिविएशन काज कर लेता है, मैक्सिमम नेगेटिव डिविएशन काज कर लेता है। लेकिन आप देखिए कार्बन टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये नहीं हो कि ये अपना स्टेट चेंज करेगा, तो ये पहले मैक्सिमम डिविएशन यहाँ पे इस फारा मूवमेंट यही कांस्टेंट हो जाता है, फिर उसके बाद जब मैं प्रेशर और बढ़ा देता हूं तो यहाँ पे जो है ये और जो है रिपल्सिव फोर्स इसमें जनरेट हो जाती है। अगर आप देखें तो नाइट्रोजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 ग्राम है, हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम है। अगर आप लोग जो है नाइट्रोजन के मास को देखें तो नाइट्रोजन का मास 28 ग्राम है, तो नाइट्रोजन के दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डेवलप होंगे, लेकिन एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड तो इसलिए स्लाइड डिविएशन है। तो जिन गैसेस का मोलर मास क्या हो, ज्यादा हो, नॉन पोलर गैसेस में अगर मैं गैसेस को क्या रिप्रेजेंट करता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मैक्सिमम डिविएशन शो कर रहा है, इनमें से जो है इन तीनों में जो है सबसे ज्यादा जो डिविएशन शो कर रहा है, तो द टाइप ऑफ गैस that show maximum non-ideality, that is more non-ideal, तो अगर मैं इसको देखूं नॉन आइडियल कौन सा है, तो इसमें ए है, बी है, सी है। अगर आप देखें तो यहां पे हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन गैस है। अगर आप इसमें देखें कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम नॉन आइडियल बिहेवियर, क्योंकि आइडियल से जो है ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो इसलिए तो मोलर मास इंक्रीज होता है नॉन आइडियलिटी इन केस ऑफ नॉन पोलर गैसेस में मोलर मास जो है, जितना मोलर मास इंक्रीज होगा नॉन आइडियलिटी इंक्रीज होगी। अगर आप लोग देखिए यहां पे मैं ये लिख दूं कि द टाइप ऑफ गैस दैट इज मोर नॉन आइडियल, तो ए है, बी है, सी है और डी है। अगर मैं यहां पे लिख दूं नाइट्रोजन गैस, यहां पे लिख दूं ऑक्सीजन गैस, यहां पे लिख दूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहां पे लिख दूं सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड का मोलर मास ज्यादा है तो ये मोर नॉन आइडियल होगा। अगर मैं यहां पे एक और एग्जांपल लिख दूं ए, बी, सी और ये डी है, अगर आप देखें तो ये मीथेन गैस है, यहां पे जो है ये ईथेन गैस है, यहां पे अगर आप लोग देखें तो ये प्रोपेन है, और यहां पे अगर हम देखें तो ये जो है एन ब्यूटेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मैक्सिमम डिविएशन शो करेगा, तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे एन ब्यूटेन जो है ये मैक्सिमम नॉन पोलर होगा, क्योंकि इसका मोलर मास भी ज्यादा है। तो जिस सब्सटेंस का मोलर मास ज्यादा होगा वो मोर नॉन आइडियल डिस्क्राइब किया जाएगा। अगर मैं यहां पे लिख दूं ए, बी, सी और ये डी है, अगर आप देखें ये क्लोरीन गैस है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यहां पे अगर आप देखें फ्लोरीन गैस है, और यहां पे अगर मैं एक्सप्रेशन कर लेता हूं कि यहां पे जो है ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस, तो आप लोग देखिए क्लोरीन का मास सबसे ज्यादा है, तो ये मोर नॉन आइडियल डिस्क्राइब होगा। तो नॉन पोलर में मोलर मास जितना ज्यादा होगा नॉन आइडियलिटी जो है इतनी ज्यादा होगी, और मोलर मास जिसका कम होगा उसकी वो आइडियलिटी के करीब जाएगा। तो मोलर मास कम आइडियलिटी के करीब चला जाता है, मोलर मास जितना ज्यादा होता है। यहां पे आप लोग प्लीज इस पॉइंट को ध्यान में रखें, मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं तो नॉन आइडियलिटी क्या हो रही है, नॉन आइडियलिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये भी याद रखें कि द टाइप ऑफ गैस जो है यहां पे द कार्बन डाइऑक्साइड इज, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर नॉन आइडियल, द कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर नॉन आइडियल एट, यहां पे एक्सप्रेशन करो ए, बी, सी और ये डी है। अगर आप लोग देखें तो यहां पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जितना जो है इस साइड पे मैं जा रहा हूं प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो नॉन आइडियलिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, प्रेशर जितना ज्यादा होगा नॉन आइडियलिटी इतनी ज्यादा होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर नॉन आइडियल एट 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो है क्या होगा, तो प्रेशर इंक्रीज करने से नॉन आइडियलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अच्छा, मैं एक और ग्राफ को अगर आप लोग देखें, यहां पे जो है ये जी वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है, जी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब जी वैल्यू डिक्रीज हो रही है इट मींस, तो जिसकी जी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 हो, दूसरा पॉइंट ये है जिसकी जी वैल्यू लेसर देन 1 हो, और जिसकी जी वैल्यू इज इक्वल टू 1 हो, तो ये आइडियल गैस है। ये दोनों नॉन आइडियल है, ये दोनों क्या है, नॉन आइडियल गैसेस है। अच्छा, जिसकी वैल्यू Z1 से ग्रेटर हो तो इनको हम क्या कहते हैं, नॉन कंप्रेसिबल गैस कहते हैं, नॉन कंप्रेसिबल है। इनको कंप्रेस करना जो है आप लोगों के पास ये नॉन कंप्रेसिबल गैसेस होंगे, और जिसका Z वैल्यू 1 से लेसर हो तो ये जो है कंप्रेसिबल गैस है। इनको हम क्या कहते हैं, ये कंप्रेसिबल, इनको कंप्रेस कर सकते हैं और इनको हम लिक्विफाई भी कर सकते हैं, इनकी लिक्विफिकेशन भी हम आसानी के साथ करते हैं। तो ये तो मैंने नॉन पोलर की बातें अभी किया। अगर मैं यहां पे एक और एग्जांपल क्वेश्चन लिखूं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोर जो है नॉन आइडियल होगा, मैं यहां पे अमोनिया लिख देता हूं। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जो स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। मैं यहां पे HCl लिख देता हूं, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहां पे डायपोल फोर्स है।
मैं यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक्सप्रेशन कर लेता हूँ कि लेट्स सपोज जो है नाइट्रोजन गैस को लिख देता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस को, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रायोरिटी दे कि जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे जो है ये मोर नॉन आइडियल डिस्क्राइब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है यहाँ पे आप लोगों के पास कंसेप्ट इज अ मोर नॉन आइडियल। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं H2O, अगर मैं कंपैरिजन करता हूं HF, अगर मैं कंपैरिजन करता हूं अमोनिया, और अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो यहाँ पे सबसे मोर नॉन आइडियल जो है वो क्या होगा, H2O होगा, क्योंकि हाइड्रो वाटर में जो है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है स्टीम फॉर्म में, तो ये मेरे पास क्या होगा, मोर नॉन आइडियल होगा। तो जिन गैसेस मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगी वो मोर नॉन आइडियल क्या होंगे, डिस्क्राइब होंगे, तो वो आइडियलिटी से दूर होते जाएंगे। तो जितने आप लोगों के पास मोलर मासेस जो है कम होते जाएंगे, आइडियलिटी के करीब होंगे। अगर आप लोग देखें बुक में जो है एक अनदर जो है ग्राफ है और उसकी एक्सप्रेशन इस तरह करते हैं कि यहाँ पे जो है अगर आप देखें ये स्ट्रेट लाइन है और यही z इज इक्वल टू 1 है। अगर मैं क्या करता हूं यहाँ पे टेम्परेचर को कम करता हूं, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंडीशन है, अगर मैं टेम्परेचर को 17 डिग्री सेंटीग्रेड रख देता हूं, तो जब टेम्परेचर को 17 डिग्री सेंटीग्रेड रख देता हूं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मोर जो है डिप्रेशन हो जाता है एंड ये लिक्विफाई हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे लिक्विड स्टेट में जो है कन्वर्ट हो जाता है 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये लिक्विड स्टेट में होता है। अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को अगर मैं एक्सप्रेशन करता हूं तो नाइट्रोजन के जो आप लोगों के पास मोर डिप्रेशन होता है 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को अगर आप लोग देखें वही जो है 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे वही लाइन जो है आप लोगों के पास डिविएशन शो करता है, जो इसको पॉजिटिव डिविएशन से डिस्क्राइब करते हैं। मेरी बात सुने, अगर आप देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है, इन दोनों को कंपेयर करें, मैंने टेम्परेचर यहाँ पे 100 है और ये 17 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने टेम्परेचर को कम कर लिया। जब मैंने टेम्परेचर को कम कर लिया तो गैस मॉलिक्यूलिंग से करीब आ गए, जब मॉलिक्यूलिंग से करीब आ गए तो उस पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो आइडियलिटी से दूर होते गए, वो आइडियलिटी क्या हो जा रहे थे, दूर हो जाते हैं। यहां पे अगर आप लोग देखें तो ये तो आप लोगों के पास और डिविएशन, यहां पे इतना डिविएशन है, यहां पे इतना डिविएशन है, ये गैसियस स्टेट में है, यहां पे ये लिक्विड स्टेट में, ये तो अपने स्टेट को चेंज कर लिया, तो ये तो नॉन आइडियल हो गए। हमने तो पहले बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती नहीं, लिक्विड में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इसका मतलब ये है कि जो गैसेस हैं, सारे गैसेस जितने भी गैसेस हैं वो सब के सब रियल गैसेस है, नॉन आइडियल गैसेस नहीं है। तो जब मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया तो ये जी वैल्यू और कम होता जा रहा है, तो लो टेम्परेचर पे जी वैल्यू कम हो रही है, हाई प्रेशर पे जी वैल्यू कम हो रही है। सो द वैल्यू ऑफ जी फॉर गैसेस कि जितना जो है आप लोगों के पास जी जो है क्या है, जी वैल्यू, तो जितना मैं प्रेशर को ज्यादा करता हूं जी वैल्यू डिक्रीज की तरफ जाता है। जब मैं प्रेशर को ज्यादा करता हूं तो जी वैल्यू डिक्रीज की तरफ जाता है। जी वैल्यू डिक्रीज होता है जितना मैं प्रेशर वैल्यू को इंक्रीज करता हूं, और जितना मैं टेम्परेचर को कम करता हूं जी वैल्यू डिक्रीज होता है। टेम्परेचर जितना बढ़ता है तो जी वैल्यू इंक्रीज होता है। तो याद रखें कि टेम्परेचर का जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर इंक्रीज, हाई 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे जी वैल्यू कम है, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जी वैल्यू ज्यादा है। तो जी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और प्रेशर के साथ इनवर्स है। तो लो टेम्परेचर पे हम क्या कहते हैं कि प्रेशर ज्यादा होगा तो नॉन आइडियल होंगे, टेम्परेचर कम होगा तो नॉन आइडियल होगा। ये दो कंडीशन है। सो नॉन आइडियल बिहेवियर के लिए दो कंडीशन है। नॉन आइडियल बिहेवियर के लिए तो गैसेस बिहेव नॉन आइडियली एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। प्रेशर ज्यादा हो, टेम्परेचर लो हो, गैसेस बिहेव नॉन आइडियली। ये गैसेस क्या होते हैं, नॉन आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। Gases behave non-ideally at high pressure and low temperature. Gases behave non-ideally at high pressure and low temperature. तो low temperature पे और high pressure पे gases behave. तो temperature increase करने से intermolecular forces कम होते हैं, temperature कम करने से gases molecule के करीब आते हैं, intermolecular forces develop होते हैं, वो non-ideal behavior show करते हैं। Pressure increase करने से gases molecule से करीब आते हैं, तो उसमें intermolecular forces develop होते हैं, वो non-ideal behavior show करते हैं। तो gases behave non-ideally at high pressure and low temperature, at high pressure and low temperature जो है यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, ये नॉन आइडियल बिहेवियर जो है यहाँ पे शो करते हैं। तो अगर हम इस तरह के क्वेश्चन को लिख देते हैं कि लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आप लोग देखें, सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज मोर जो है मोर आइडियल
8 यहां पे आप लोगों ने क्या करना है, ए है, बी है, सी है, डी है। अगर मैं यहां पे एक्सप्रेशन कर लेता हूं तो यहां पे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जितना प्रेशर लो होगा गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर आइडियल, ए बी सी, और यहां पे डी, यहां पे एक्सप्रेशन का तो मोर आइडियल मैंने लिखा है, नॉन आइडियल मोर आइडियल लिखा है। तो यहां पे जो है अगर आप देखें 273 केल्विन टेम्परेचर है, यहां पे अगर आप लोग देखें तो यहां पे 300 केल्विन टेम्परेचर, मैं यहां पे 350 केल्विन टेम्परेचर, और मैं यहां पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिखता हूं, तो ये हाईएस्ट टेम्परेचर है, तो इस पे जो है मोर आइडियल होगा। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा आइडियलिटी के करीब जाएगा, टेम्परेचर कम करते हैं आइडियलिटी जो है आप लोगों के पास कम होती जाएगी। सो द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज मोर आइडियल एट, यहां पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 atm, और यहां पे अगर आप लोग देखें तो ये 38 जो है 30 केल्विन टेम्परेचर, बल्कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यहां पे जो है अगर आप देखें तो 10 atm, और यहां पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यहां पे एक्सप्रेशन करते हैं 50 डिग्री जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर ज्यादा है, और यहां पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अगर आप देखें तो यहां पे जो है मैं एक्सप्रेशन करता हूं 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है यहां पे इसके लिए एक्सप्रेशन करते हैं। तो प्रेशर जितना लो होगा, प्रेशर जितना लो होगा, तो यहां पे जो है अगर आप लोग देखिए प्रेशर जितना लो होगा और टेम्परेचर जितना जो है यहां पे आप लोगों के पास जो है ज्यादा होगा। तो ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे प्रेशर ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है। यहां पे प्रेशर 50 है, यहां पे ये 20 है, और यहां पे ये 10 atm है, ये 30 है। तो अब प्रेशर लो है, तो ये दो कंडीशन हमारे लिए मोर इंपॉर्टेंट। यहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो इस कंडीशन में मोर आइडियलिटी जो है 1 जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आप लोगों के पास मोर आइडियल जो होगा, मोर आइडियल होगा तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे होगा। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आप लोगों ने जो है इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी मोर आइडियल होगा कि जितना प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो। तो आइडियल कंडीशन के लिए ये कंडीशन है, आइडियल कंडीशन आपने ये लेने हैं आइडियलिटी के करीब, और नॉन आइडियलिटी कंडीशन में आप लोगों ने प्रेशर हाई होगा और टेम्परेचर लो होगा। तो नॉन आइडियल कंडीशन में आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैव मैक्सिमम जी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ जी कार्बन डाइऑक्साइड, ये पॉइंट थोड़ा सा गौर से देखिए। द जी वैल्यू, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, द जी वैल्यू ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लीस्ट एट। यहां पे अगर आप लोग द जी वैल्यू ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लीस्ट ए बी सी डी। क्वेश्चन को देखें 1 atm, 2 atm, 10 atm और यहां पे 20 atm। तो जितना हाईएस्ट प्रेशर पे जी वैल्यू जो है क्या होगी, उसकी लीस्ट होगी, डिक्रीज होगी। यहां पे ए है, बी है, सी है, डी है। यहां पे अगर आप लोग देखें तो 273 केल्विन, यहां पे अगर आप देखें 300 केल्विन, 350 केल्विन, और यहां पे 400 केल्विन। तो जितना जो है टेम्परेचर लो होगा तो जी वैल्यू जो है अपने लोगों के पास लीस्ट होगी। तो यहां पे जो है ये ए है, बी है, सी है और ये डी है। अगर आप देखिए 1 atm 273 केल्विन, यहां पे जो है 3 atm और यहां पे 300 केल्विन टेम्परेचर, यहां पे 1 atm और यहां पे 350 केल्विन टेम्परेचर। मैंने यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वैल्यू जो है लीस्ट क्या होगा, तो लीस्ट की बात जब हम करते हैं तो यहां पे 5 atm और 273 केल्विन टेम्परेचर, तो यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा, जी वैल्यू जो है डिक्रीज होगी। तो इस कंडीशन में आप लोगों ने जो है ये पॉइंट याद रखने। तो जी वैल्यू इज मैक्सिमम एट हाई जो है टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, जी वैल्यू इज लीस्ट एट लो, अगर आप लोग देखिए लो जो है टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर वैल्यू। तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि द जी वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा जी वैल्यू इंक्रीज होगी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। तो ये एक जनरल जो है अगर आप लोग देखिए गैसेस जो है उनकी नॉन आइडियलिटी से जो है आप लोगों ने ध्यान में रखना है इसको। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे जो डिस्कशन करते हैं तो वंडरवाल्स जो है, वंडरवाल्स इक्वेशन है, वंडरवाल्स इक्वेशन, उसकी जो है वंडरवाल्स इक्वेशन और वंडरवाल्स करेक्शन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैसेस जो है अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग द गैसेस मॉलिक्यूल आर एब्सेंट एंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। ये जो है सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है।
तो intermolecular force among the gaseous molecule are absent and volume of a single molecule is considered to be zero as compared to the total volume of gas. तो यहां पे पहला जो है वॉल्यूम करेक्शन है। अच्छा, वॉल्यूम करेक्शन में जो है हम क्या करते हैं, वॉल्यूम करेक्शन में वैन डर वाल इक्वेशन में अगर आप लोग देखें तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT, ये nRT है। अगर आप लोग देखें तो यहां पे ये प्रेशर ये वॉल्यूम, तो इन दोनों की करेक्शन करते हैं, तो पहला वॉल्यूम करेक्शन है। अकॉर्डिंग टू द वैन डर वाल कंसेप्ट क्या है कि ये वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अच्छा, ये गैसेस मॉलिक्यूल है, ये क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल, इसमें इनक्लोज है, ठीक है। ये जो है गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल है, और ये जो आप लोगों के पास क्या है, ये वी फ्री है, जहां पे मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट के वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम फ्री वॉल्यूम जो है एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल ने ऑक्युपाई किया है। और अगर आप लोग देखें तो इस वॉल्यूम को उन्होंने क्या किया, एक्सक्लूड किया, एक्सक्लूड करना, जीरो करना, माइनस करना, नेग्लेक्ट करना। उन्हें क्या लिखे, द वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। वैन डर वाल कहते हैं नहीं, ये वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग देखें तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विल बी इक्वल टू वी फ्री माइनस वी एम प्लस वी एम। अगर आप देखें तो उन्होंने वो इसकी बात सिर्फ करते, वी फ्री इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस वी एम। तो एक्सक्लूड करना, माइनस करना, मैं यहां पे इससे एक्सक्लूड कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, माइनस करने से वैल्यू जो है क्या होती है, एक्सक्लूड होती है। तो कंटेनर की वॉल्यूम से मॉलिक्यूलर वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो फ्री वॉल्यूम। तो ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो सिर्फ इस वॉल्यूम की बात करती है, वो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम की बात नहीं करती, वो क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को एक्सक्लूड करते हैं। लेकिन वैन डर वाल कहते हैं कि नहीं, लेट्स सपोज करते हैं कि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोजेस्ट, ये मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप का है और ये एक दूसरा मॉलिक्यूल ये भी स्फेरिकल शेप का है, इनकम्प्रेसिबल है, ये एक दूसरे के क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आ जाते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल है जिसमें प्रेशर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं। तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है ये एक दूसरे आर डिस्टेंस, यहाँ पे आर डिस्टेंस है, तो उन्होंने जो है यहाँ पे एक आइडिया इंक्लूड किया है कि लेट्स सपोज अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो अगर आप लोग गौर से देखें ये जो है ये इस स्पेस को जो है उन्होंने कहा कि गैसेस का अपना वॉल्यूम भी होता है और ये अपने साथ 4 टाइम एक और वॉल्यूम को भी ऑक्युपाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। उसको बी से एक्सप्रेस करते हैं, उसकी क्या करते हैं, बी से एक्सप्रेशन करते हैं, उसकी जो एक्सप्रेशन है वो बी से करते हैं, तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम अगर आप लोग देखें तो ये बी है, और यहां पे जो है अगर आप लोग देखें तो मैं आमतौर पे अगर मॉलिक्यूल लेट्स सपोज 4/3 पाई आर क्यूब, अगर मैं ये एक्सप्रेस करूं कि एक मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप का है तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल भी को 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर है। अगर मैं इस स्फीयर को जो है यहां पे एक्सपेंड करता हूं तो इसका रेडियस r प्लस r इन दोनों का सम अप होगा, तो इस स्फीयर का जो r होगा वो 2r के बराबर है। वी कैन आल्सो राइट, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल से मैं रिलेटिव फाइंड आउट करूं तो 2b इज इक्वल टू, अगर मैं इस तरह एक्सप्रेशन करूं कि यहां पे ये 2b इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 2r क्यूब है, तो 2b विल बी इक्वल टू 4/3 पाई और ये 8r क्यूब है। अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह रीअरेंज करूं कि ये 2b है और यहां पे जो है 4/3 पाई r क्यूब और यहां पे ये 8 को एक साइड पे कर लिया, ये वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल के बराबर है। अगर आप देखें तो ये 2b इज इक्वल टू Vm और ये 8 है। वी कैन आल्सो राइट 2b इज इक्वल टू 8 Vm है। अ सिंगल b विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसको क्रॉस करता हूं इट विल बी इक्वल टू 4 Vm है, तो द b वैल्यू इज इक्वल टू 4 Vm है। तो आप लोगों के बुक में एक सेंटेंस लिखा है और उसमें लिखा है कि द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज कंसिडर्ड टू बी 4 टाइम theoretically, roughly theoretically it is described that it is 4 टाइम of the actual volume of the molecule। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम भी होता है, मॉलिक्यूल का अपना भी वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल का क्या है, मॉलिक्यूल का अपना भी वॉल्यूम है और ये अपने साथ एक्स्ट्रा वॉल्यूम को भी ऑक्युपाई करता है और वो बी वॉल्यूम है। और इस बी वॉल्यूम में कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल अगर एंट्री करने की कोशिश करते हैं तो वो रिपेल होता है, वो रिपेल होता है। द लार्जर वैल्यू ऑफ बी, जिसका v वैल्यू ज्यादा हो, लार्जर वैल्यू ऑफ बी, अगर b वैल्यू जिसका ज्यादा होगा, एक्सक्लूड वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो इट द गैस इज कंसिडर्ड बी मोर नॉन आइडियल कंसिडर किया जाएगा, मोर नॉन आइडियल कंसिडर किया जाएगा। जिसका मोलर मास ज्यादा, जिस गैस का मोलर मास ज्यादा उसका b वैल्यू भी ज्यादा। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मोलर मास एंड b वैल्यू। b वैल्यू और मोलर मास में कौन सा रिलेशन है,
डायरेक्ट रिलेशन जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसके लिए एक्सप्रेशन करते हैं. सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मोलर मास. तो अगर आप लोग फ्लोरीन गैस को ले, क्लोरीन गैस को ले और यहाँ पे ब्रोमीन को अगर हमें एक्सप्रेशन करो, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव लार्जर बी वैल्यू. ब्रोमीन हैव लार्जर, इसका ए कम होगा, सॉरी इसका बी जो है ज्यादा होगा, इसका बी कम होगा और इसका बी सबसे स्मॉल होगा. तो जितना मोलर मास इंक्रीज होगा द वैल्यू ऑफ बी विल बी इंक्रीज. जितना मोलर मास इंक्रीज होगा द वैल्यू ऑफ बी विल बी इंक्रीज. तो मोलर मास इंक्रीज होगा, बी वैल्यू. अच्छा याद रखें कि द आइडियलिटी जो है जितना बी वैल्यू इंक्रीज होता है रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, नॉन आइडियलिटी इंक्रीज होगी. लार्जर वैल्यू ऑफ बी मींस मोर नॉन आइडियल गैस होगा. स्मॉलर वैल्यू ऑफ बी मींस लेस आइडियलिटी होगी, मतलब ये कि लेस नॉन आइडियल बिहेवियर होंगे. तो जितना जो है बी वैल्यू इंक्रीज होता है, याद रखिए यहां पे जो है आप लोगों ने इस पॉइंट को ज़हन में रखना है. तो हमने क्या एक्सप्रेशन करनी है कि जितना मोलर मास इंक्रीज होता है द वैल्यू ऑफ बी इंक्रीज है. अगर मैं यहां पे लिखूं द वैल्यू ऑफ बी इज मैक्सिमम, ये क्या है, मैक्सिमम है फॉर, यहां पे मैं एक्सप्रेस कर फॉर अ गैस, कौन से गैस के लिए मैक्सिमम डिस्क्राइब हुआ, ए है, बी है, सी है और डी है. मैं यहां पे लिखता हूं हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, सल्फर, बल्कि ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस. तो ऑक्सीजन गैस का मोलर मास ए है, बी है, सी है और ये डी है. अगर मैं यहां पे लिख दूं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और यहां पे एक्सप्रेशन कर लेता हूं हाइड्रोजन गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होगा. ये ए है, बी है, सी है और ये डी है. अगर मैं यहां पे लिख दूं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और यहां पे जो है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, तो सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास ज्यादा है. ये ए है, बी है और यहां पे ये सी है, ये डी है. अगर मैं यहां पे एक्सप्रेस करता हूं क्लोरीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और यहां पे नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, तो क्लोरीन के लिए ज्यादा होगा. अगर मैं यहां पे एक्सप्रेशन करता हूं ए है, बी है, सी है और ये डी है, तो अगर आप देखें सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, यहां पे जो है अगर आप देखें तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और ये नाइट्रोजन गैस है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का बी वैल्यू सबसे ज्यादा होगा. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस जो मोर नॉन आइडियल होंगे उसका बी वैल्यू क्या होगा ये आप लोगों के पास. तो प्लीज याद रखें, आप लोगों के बुक में एक सेंटेंस लिखा है कि द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज अप्रॉक्सिमेटली 4 टाइम ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल. ये एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल के जो है रफली इज इक्विवेलेंट टू 4 टाइम, इसके बराबर होता है. तो द वैल्यू ऑफ बी इज मैक्सिमम, द नॉन आइडियलिटी इज मैक्सिमम. नॉन आइडियलिटी क्या होगी, ये मैक्सिमम होगी. जितना बी वैल्यू इंक्रीज होता है तो नॉन आइडियलिटी इंक्रीज होती है. द नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लोग देखें तो वो है प्रेशर करेक्शन. अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं तो प्रेशर करेक्शन, तो प्लीज आप लोग देखें तो यहाँ पे मैं जब एक्सप्रेशन करता हूँ तो V इज इक्वल टू मी माइनस बी. अगर ये जो है V इज इक्वल टू V माइनस एन बी, अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो तो उसके लिए V माइनस एन बी जो है एक्सप्रेशन करते हैं. ओके, तो प्रेशर करेक्शन में क्या करते हैं कि लेट सपोज अगर मैं एक कंटेनर लेता हूँ और इस कंटेनर में द गैसेस मॉलिक्यूल A है. नाउ दिस मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय B टाइप मॉलिक्यूल, B टाइप मॉलिक्यूल, B टाइप मॉलिक्यूल, B टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. ये इसको जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं. ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट. द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दिस ए मॉलिक्यूल जो है ये क्या है, ये जीरो है. द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दिस ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे जो है काउंटर बैलेंस है. अगर ये ए मॉलिक्यूल यहां से मूव करता है और यहां पे आ जाता है एंड इफ देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो जिस प्रेशर के साथ ये ऑन द वॉल हिट होगा इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ पी आइडियल. ये जो है पी आइडियल होगा. If there is no attractive forces on the A molecule, तो जिस प्रेशर के साथ ये इस वॉल को हिट करेगा तो ये जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा इस वॉल पे, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ पी आइडियल. लेकिन अगर आप लोग देखिए यहाँ पे ये ए टाइप मॉलिक्यूल है और यहाँ पे ये बी टाइप मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करते हैं. लेट सपोज अगर ये बी टाइप मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करते हैं, इस पे अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट करते हैं, तो इसका प्रेशर ऑन द वॉल जो होगा वो कम होगा. एंड इट इज कॉल्ड पी ऑब्जर्व प्रेशर. इसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्व प्रेशर कहते हैं. ये पी ऑब्जर्व है. द पी ऑब्जर्व इज ऑलवेज लेसर, क्योंकि यहां पे नो अट्रैक्टिव तो पी आइडियल इज ग्रेटर. ऑब्जर्व प्रेशर पे अट्रैक्टिव फोर्स है, बी टाइप मॉलिक्यूल इसको नहीं छोड़ रहे कि वॉल को हिट करे, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करे तो इसका प्रेशर ऑन द वॉल कम होगा. तो ये क्या करता है, ये पी प्राइम एक्सर्ट करता है, जिसको हम रिडक्शन इन प्रेशर कहते हैं. अगर ये बी टाइप मॉलिक्यूल 2 हो जाए लेट सपोज, तो इसका प्रेशर जो है और कम हो जाएगा. अगर ये बी टाइप मॉलिक्यूल 3 हो जाए तो इसका प्रेशर ऑन द वॉल ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो इसका प्रेशर और भी कम हो जाएगा. अगर ये बी टाइप मॉलिक्यूल और इंक्रीज हो जाए तो रिडक्शन इन प्रेशर जो है और इंक्रीज हो. तो आप लोग और से देखिए, याद रखें कि पी आइडियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पी ऑब्जर्व.
पी आइडियल में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, तो जिस प्रेशर के साथ ये वाल को हिट करेगा वहां पे जो है आप लोगों के पास प्रेशर मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर आप लोग देखिए ऑब्जर्व में अट्रैक्टिव फोर्स आ जाती है तो फिर यहां पे जो है इसका प्रेशर क्या होगा, वो कम से कम ऑब्जर्व होगा। तो आप लोगों ने ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो वी कैन राइट द पी आइडियल इज इक्वल टू द सम ऑफ द पी ऑब्जर्व प्लस पी प्राइम, वेयर पी प्राइम इज कॉल्ड रिडक्शन इन प्रेशर। P prime is known as a reduction in pressure. ये reduction in pressure है। P prime is described as a reduction in pressure. ये reduction in pressure को express करता है। अच्छा, तो जितना ज्यादा B type molecule increase होते हैं, reduction in pressure increase होता है। इसका मतलब ये कि P prime is directly proportional to the number of mole square per unit volume, जो है अगर हम इसको expression करते हैं। नंबर ऑफ मोल का मतलब यहां पे कंसंट्रेशन स्क्वायर की नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज कंसंट्रेशन। तो P प्राइम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन स्क्वायर। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। मींस बी टाइप मॉलिक्यूल जितने इंक्रीज होते हैं रिडक्शन प्रेशर इंक्रीज होता है। अगर आप लोग देखिए तो P प्राइम इज इक्वल टू AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर, वेयर A इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन। ये कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है, वेयर A इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन से जो है अगर हम इसको एक्सप्रेशन करते हैं तो ये कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा, आप लोग ये ध्यान में रखना है कि ये A जो है, अगर में एक कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है, एक वाटर है, वाटर का A क्या होगा, अगर आप लोग देखें HF का A क्या होगा, अमोनिया, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सटेंसिव की बात नहीं करते, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर इन HF, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है तो ये स्ट्रॉन्गली होल्ड करता है। सो द वैल्यू ऑफ A इज डिस्क्राइब्ड इज 9.6 इसके लिए है। द वैल्यू ऑफ A इज डिस्क्राइब्ड इज 9.6 है। द वैल्यू ऑफ A जो है अगर हम वाटर की बात करते हैं तो ये 5.53 है, एंड द वैल्यू ऑफ A फॉर अमोनिया ये 4.20 है। तो अगर आप लोग देखें द वैल्यू ऑफ A HF का ग्रेटर है देन वाटर, वाटर का ग्रेटर है देन अमोनिया। तो जहां पे स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होगा उसका A वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, और जहां पे A वैल्यू सबसे ज्यादा होगा वहां पे डिविएशन सबसे ज्यादा होगा। सो द लार्जर वैल्यू ऑफ A, याद रखें, द लार्जर वैल्यू ऑफ A मींस अ वैल्यू ऑफ A, the greater will be non-ideality। non-ideality जो है इतनी ज्यादा होगी। the greater will be the non-ideality, non-ideality इतनी ज्यादा होगी। the larger value of A means the greater value will be the, अगर आप लोग देखें, अगर मैं आपको ये नॉन पोलर की बात करता हूं तो यहां पे फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, which of the following have maximum A value? ब्रोमीन का A ज्यादा होगा C से, और यहां पे तो अगर मैं क्या करता हूं नॉन पोलर की बात करता हूं, सो द वैल्यू ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, मोलर मास के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा। सो इट हैव डायरेक्ट रिलेशन है। तो नॉन पोलर में जिनका मोलर मास ज्यादा होगा उसका A वैल्यू ज्यादा, मोर कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन होगा, मोर कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन। तो जिनका मोलर मास ज्यादा होता है वो मोर नॉन आइडियल भी होते हैं, वहां पे अट्रैक्टिव पोलराइजेबिलिटी उनकी ज्यादा होगी। तो पोलराइजेबिलिटी वैल्यू जो है अगर मैं यहां पे एक्सप्रेशन करता हूं तो ब्रोमीन के लिए जो है ब्रोमीन का A वैल्यू 9.2 है, 9.2 इसके लिए वैल्यू है। और अगर आप क्लोरीन को देखें तो ये 6.3 है, और फ्लोरीन के लिए 1.71 है। तो जितना मोलर मास इंक्रीज होता है A वैल्यू इंक्रीज होता है, जितना मोलर मास। तो नॉन पोलर में मोलर मास को देखना है, और पोलरिटी में जहां पे स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वहां पे आप लोगों ने उसको देखना है। तो सबसे ज्यादा, तो जितना A वैल्यू लार्जर होगा नॉन आइडियलिटी इतनी ज्यादा होगी। सो द वैल्यू ऑफ B इज ग्रेटर, द वैल्यू ऑफ B इज ग्रेटर फॉर द ऑक्सीजन, द वैल्यू ऑफ A इज ग्रेटर इज मैक्सिमम फॉर अ गैस कार्बन डाइऑक्साइड, द वैल्यू ऑफ A इज मैक्सिमम फॉर द सल्फर डाइऑक्साइड, the value of A is maximum for the chlorine gas, the value of A is maximum for the sulfur trioxide, the value of A जो है नॉन पोलर में किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मोलर मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो द गैसेस जो है मोर नॉन आइडियल होंगे जिसका लार्जर A वैल्यू हो और जिसका लार्जर जो है B वैल्यू हो। तो यहां पे जो है तो वो गैसेस मोर नॉन आइडियल होंगे जिसका लार्जर A वैल्यू हो और लार्जर B वैल्यू हो।
अगर ए और बी जो है इन दोनों को मैं क्या कहता हूं जीरो कंसीडर करूं तो फिर जो है यहां पे क्या होगा, इनकी ए वैल्यू और बी वैल्यू तो फिर ये आइडियल कंडीशन पे आ जाएंगे। तो आप लोगों ने प्लीज इसको ज़हन में रखना है। सो पी आइडियल इज इक्वल टू पी ऑब्जर्व, बस इसकी कोई जरूरत नहीं है। और यहां पे ये ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर है। नो ये प्रेशर करेक्शन इक्वेशन है। वॉल्यूम करेक्शन V माइनस एन बी, V माइनस एन बी इज इक्वल टू V के बराबर है। तो ये वॉल्यूम करेक्शन के लिए इक्वेशन है। नो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, nRT इक्वेशन में इसको पुट करते हैं। तो जब मैं इन वैल्यू को पुट करता हूं तो आप लोग देखें कि यहां पे प्रेशर के लिए P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, और यहां पे जो है अगर आप देखिए V, ये V है, तो V की वैल्यू क्या लिख रहा हूं, V माइनस एन बी is equal to nRT. Now this equation is for the real gases, van der Waals equation for real gases. ये equation क्या है, अगर A वैल्यू 0 हो जाए, B वैल्यू 0 हो जाए तो वापस PV is equal to nRT हो जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ A एंड B जो है ये 0 हो जाए तो ये नॉन आइडियल से फिर आइडियलिटी की तरफ हम आ जाते हैं। तो आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है। Now this equation is a van der Waals equation, van der Waals equation for non-ideal gases, for real gases, for real gases. A value larger non-ideal, B value larger non-ideal gas है। तो आप लोगों ने प्लीज इन इक्वेशन को ध्यान में रखना है। और ये आप लोगों के पास क्या है, ये एक जनरल जो है कंसेप्ट है कि नॉन आइडियलिटी पोलरिटी के साथ, नॉन आइडियलिटी मोलर मास के साथ, ये आप लोगों ने जो है ए वैल्यू लार्जर होगा, बी वैल्यू किसका ज्यादा होगा, इसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ओके, थैंक यू। तो ये आप लोग प्लीज इसको ज़हन में रखें कि यहाँ पे जो है ए वैल्यू जिसका लार्जर होगा, बी वैल्यू तो आप लोगों ने किस तरह प्रोडक्ट करना है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस है। इन गैसेस को जो है डिस्कस करते हैं। और अगर आप लोग देखें तो हाउ वी हैव टू लिक्विफाई गैसेस, गैसेस की लिक्विफिकेशन किस तरह करते हैं। तो गैसेस की लिक्विफिकेशन जो है तीन कंडीशन है इसके लिए। एक जो है यहाँ पे जॉल थॉम्सन इफेक्ट जो है इसके जरिए एक्सप्लेन करते हैं कि जॉल थॉम्सन इफेक्ट के जरिए गैसेस की लिक्विफिकेशन करते हैं। एक जो है अगर आप लोग देखें तो बाय द कंबाइंड इफेक्ट, तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर के जरिए जो है इनकी एक्सप्रेशन करते हैं। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि यहाँ पे कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। एंड द थर्ड वन जो है अगर आप लोग देखें तो जस्ट ओनली बाय कूलिंग, कि अगर हम सिर्फ टेम्परेचर को कम करते हैं तो कूलिंग ऑफ गैसेस, सिर्फ टेम्परेचर को कम करते हैं तो इसके जरिए गैसेस की जो है लिक्विफिकेशन करते हैं। तो टेम्परेचर ऑफ द गैस जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इसमें अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो यहाँ पे कूलिंग ऑफ गैसेस, सेकंड पॉइंट बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन द थर्ड वन जो है जॉल थॉम्सन इफेक्ट। तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि हम जो है पहले ये कंबाइंड इफेक्ट को डिस्कशन करते हैं। अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे जो है इसको अगर हमें डिस्क्राइब करता हूँ कि लेट सपोज जो है हमने जो बॉयल्स लॉ को डिस्कस किया है तो उसी कंडीशन को जो है यहाँ पे हम फॉलो करते हैं कि लेट सपोज एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये प्रेशर है या वॉल्यूम जो है, और यहाँ पे प्रेशर जो है प्लॉट करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने ये डिस्कशन किया था कि एक हाइपरबोला कर्व जो है ये प्रोड्यूस होता है। ये आइसोथर्म है। लेट सपोज द टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो है इसको जो है यहाँ पे ड्रा करता हूँ। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए जो है एक हाइपरबोला कर्व आ जाता है व्हेन वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर प्लॉट करते हैं। अगर मैं इस टेम्परेचर को ड्रॉप कर लेता हूँ, टेम्परेचर को जो है यहाँ पे ड्रॉप कर लेता हूँ और यहाँ पे 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आता हूँ, तो अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि ये के वैल्यू जो है ये के क्या होगा, ये प्रेशर और वॉल्यूम के करीब आ जाएगा। तो ये जो आइसोथर्म होगा ये प्रेशर वॉल्यूम जो टेम्परेचर को ड्रॉप कर तो 35.5 पे जो है होगा। जब मैं टेम्परेचर को और ड्रॉप कर लेता हूँ 31.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 31 पॉइंट यहाँ पे जो है 3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर भी आप लोगों के पास ये हाइपरबोला कर्व आ जाता है। तो यहाँ पे गैसेस जो है गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, लेकिन जब मैं जैसे ही टेम्परेचर को 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आ जाता हूँ तो यहाँ पे ये कर्व जो है अपना पाथ जो है चेंज कर लेते हैं, मतलब हाइपरबोला कर्व से जो है ये चेंज हो जाता है। तो ये टेम्परेचर जो है अगर आप लोग देखें तो ये 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है आ जाता है। जब मैं टेम्परेचर को 31 पे लेके आ जाता हूँ तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, ये लिक्विफाई हो जाता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो ये गैसियस स्टेट में है, ये क्या है गैसियस स्टेट में। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में प्रेशर का इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट में जो है यहाँ पे ये डिस्क्राइब होगा। लेकिन इस ग्राफ को अगर आप लोग देखें तो इस पॉइंट पे जो है ये बिल्कुल ना हाइपरबोला कर्व है ना स्ट्रेट लाइनर है, यहाँ पे जो है कोई कंडीशंस है
और यहाँ पे बिल्कुल जो है अगर आप देखिए स्टेट ऑफ द मैटर जो है गैस जो है वो अपना स्मूथली मर्ज होना शुरू हो जाता है। तो द हाईएस्ट टेम्परेचर अबव व्हिच अ गैस, जब तक गैसेस मॉलिक्यूल ने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ने क्रिटिकल टेम्परेचर रिक्वायर नहीं किया, यू कैन नॉट लिक्विफाई इट, आप उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। सो यहाँ पे जो है मैं एक पॉइंट को इंट्रोड्यूस करता हूँ, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर की जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर की। सो द हाईएस्ट टेम्परेचर अबव व्हिच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, the highest temperature above which a gas cannot be, above which a gas cannot be liquefied, gas cannot be liquefied, तो that temperature is known as, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। वो क्रिटिकल, जब तक गैसेस मॉलिक्यूल ने ये क्रिटिकल टेम्परेचर एक्वायर नहीं किया हो, आप इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो इस टेम्परेचर को, इससे देखिए 31.1 है, यहाँ पे 31.3 है, 31.1 और 31.3 में जो है डिफरेंस जस्ट ओनली 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड का है। अगर आप इस पे जितना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये गैसेस मॉलिक्यूल, अगर आप लोग देखिए ये गैसियस स्टेट में ही रहेंगे, दे कैन नॉट चेंज देयर जो है अपना स्टेट की चेंज नहीं करते। लेकिन जैसे ही आप इसको 31.1 पे लेके आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेम्परेचर है, तो जैसे ये टेम्परेचर यहाँ पे आ जाए तो ये स्मूथली, तो जिस टेम्परेचर पे द गैसेस स्मूथली मर्ज होते हैं, स्मूथली मर्ज्ड इनटू द लिक्विड फेज शुरू होते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विड फेज होते हैं। दैट टेम्परेचर इज नोन एज अ क्रिटिकल टेम्परेचर, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर से डिस्क्राइब करते हैं, वो क्रिटिकल टेम्परेचर है। द हाईएस्ट टेम्परेचर अबव व्हिच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय हाउ मच द प्रेशर, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसके लिए क्या है, ये क्रिटिकल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, जो प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल, the pressure which is responsible to liquefy the gases at critical temperature is known as critical pressure, इसको critical pressure से it is expressed by PC। तो the pressure required to liquefy a gas at critical temperature, कि यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो है गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, उस प्रेशर को हम क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। एंड दैट प्रेशर बी इक्वल टू 72.1 जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसके लिए कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो है 72.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और यहाँ पे जो है क्रिटिकल, सो द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर, इसको क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। तो जिस टेम्परेचर पे जो है ये गैसेस जो है अगर आप लोग लिक्विफाई होते हैं, वो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, और जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है तो उस प्रेशर को जो है हम क्या कहते हैं, वो प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय a gas at critical temperature and critical pressure is known as critical volume, इसको critical volume से डिस्क्राइब करते हैं। ये क्या है, ये critical volume में डिस्क्राइब होता है। तो it is described as a VC, इसको जो है VC से एक्सप्रेशन करते हैं। तो it is described as a critical volume, ये critical volume जो है यहाँ पे, so the volume occupied by a gas at critical temperature and critical pressure is known as critical volume, इसको critical volume से डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है ये गैसेस के लिए क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर जो है ये क्या है इसके लिए। तो मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन करता हूँ कि यहाँ पे द टाइप ऑफ गैसेस, जब तक गैसेस ने क्रिटिकल टेम्परेचर रिक्वायर नहीं किया हो, यू कैन नॉट लिक्विफाई इट, आप इसको जो है क्या नहीं कर सकते, लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है क्रिटिकल टेम्परेचर है, अगर आप देखें यहाँ पे क्रिटिकल प्रेशर जो है इसके लिए एक्सप्रेशन करता हूँ, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर। अगर मैं वाटर की बात करता हूँ तो यहाँ पे वाटर के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यूज हैं, तो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू जो है अगर मैं यहाँ पे वाटर लेता हूँ तो यू कैन आल्सो लिक्विफाई वाटर 373 का टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि यू हैव टू अप्लाई 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आप लोगों ने इस पे अप्लाई करना है, 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 373। अगर आप अमोनिया की लिक्विफिकेशन क्रिटिकल टेम्परेचर को देखें तो द अमोनिया का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज इक्वल टू 132 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे 100 जो है अगर आप लोग देखें 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई करना है। तो 112 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ पे 132 जो है। अगर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए आते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए अगर आप लोग देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए मेरे पास यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, और क्रिटिकल प्रेशर जो है ये 72 जो है आप लोगों के पास क्या है, 72.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है।
मेरा मतलब यहां पे सिर्फ ये है कि आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है कि जिन गैसेस की पोलैरिटी ज्यादा हो, ये वाटर मोर पोलर है देन अमोनिया, अमोनिया इज मोर पोलर देन कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपने ये याद रखना है कि क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर जो है इन दोनों की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ ए गैस के। जिस गैस की पोलैरिटी ज्यादा होगी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर जो है ज्यादा होगा, वो हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे जो है लिक्विफाई होंगे। जिन गैसेस के लिए जो है पोलैरिटी ज्यादा होगी तो उनका क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर ज्यादा होगा। जिन गैसेस की पोलैरिटी कम हो जाती है, मतलब ये नॉन पोलर हो जाते हैं, तो फिर उनका क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर भी क्या है, ये भी जो है ड्रॉप हो जाता है। तो इनको अगर आप लोग देखिए, इनको हम क्रिटिकल कांस्टेंट से डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये नॉन पोलर है, ये तो पोलर है, तो पोलर और नॉन पोलर की कंपैरिजन करता हूं तो पोलर हैव ग्रेटर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, व्हाइल द नॉन पोलर हैव लेस क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर जो है ये इनके लिए एक्सप्रेशन करते हैं। अगर मेरे पास नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में आप किस चीज को देखिए, मोलर मास को देखिए। ये क्लोरीन गैस है, तो क्लोरीन गैस का मोलर मास 71 है और इसका जो है अगर आप लोग देखें तो 44 ग्राम है। तो अब डेफिनेटली जो है अगर इसका मोलर मास ज्यादा है तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है, इसकी जो वैल्यू है ये आप लोगों के पास ज्यादा है। और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो इसके लिए जो वैल्यू है तो ये 123 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे 123 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसके लिए क्या है, ये क्रिटिकल जो है हमारे पास क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर जो है। क्रिटिकल प्रेशर जो इसके लिए है, क्लोरीन के लिए अगर हम देखें तो क्रिटिकल प्रेशर जो इसकी वैल्यू है तो ये अगर आप देखें तो 100 जो है, सॉरी यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है तो ये राउंड अबाउट 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये इसके लिए क्या है, सॉरी नॉट 70 है, 170 है। ये अगर आप इसकी वैल्यूज को देखें तो यहाँ पे ये 72 है और यहाँ पे 7, तो इनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी कम, क्रिटिकल प्रेशर भी कम। ये 1 जो है अगर आप देखें 23 है तो इसका जो क्रिटिकल प्रेशर है 100 जो है राउंड अबाउट 10 जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके लिए वैल्यू आती है, तो ये ज्यादा है। तो याद रखें कि नॉन पोलर के केस में, ये पोलरिटी के केस में, लेकिन नॉन पोलर के केस में आप लोगों ने क्या लिखना है कि जो नॉन पोलर केसेस है तो नॉन पोलर केसेस में जिसका मोलर मास ज्यादा होगा, जिस गैस का मोलर मास ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा और उसका क्रिटिकल प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो जिसका मोलर मास ज्यादा है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर जो है क्या होगा, ये भी ज्यादा होगा। तो आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है इसको। अच्छा, इसके बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, तो मैं अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस की कंपैरिजन करता हूँ तो डेफिनेटली ऑक्सीजन का मोलर मास ज्यादा है देन द नाइट्रोजन। इसको इग्नोर करें क्योंकि इसका मोलर मास बहुत कम है। तो यहाँ पे इन दोनों की कंपैरिजन तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ज्यादा होगा ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का कम होगा। अगर मैं हाइड्रोजन और हीलियम की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन और हीलियम को अगर आप लोग कंपेयर करें तो इनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाइड्रोजन का ज्यादा होगा और हीलियम का कम होगा। उसका रीजन ये कि हाइड्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल, ऑल्दो इसका मोलर मास ज्यादा है लेकिन ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है और ये मोनोटोमिक मॉलिक्यूल है, तो इसलिए इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है प्रेशर भी ज्यादा है। तो अगर आप इनकी कंपैरिजन करें, हम यहां पे कंक्लूजन इस बात की तरफ आते हैं कि जिन गैसेस के मोलर मास से ज्यादा होते हैं, नॉन पोलर में मोलर मास को आप लोगों ने देखना है। नॉन पोलर में अगर आप लोग देखें मोलर मास को तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर अगर आप लोग देखें क्रिटिकल -118 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका -147 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका -239 डिग्री सेंटीग्रेड, और हीलियम का अगर आप लोग देखें -254 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका क्या है, यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर है। अगर आप इसके क्रिटिकल प्रेशर को देखें तो यहाँ पे जो है ये 54 आता है, यहाँ पे अगर आप देखें ये 33 आता है, यहाँ पे ये 12.5 आता है और अगर आप देखें तो ये 5.5। तो जितना आप लोगों के पास क्या है, अगर आप देखिए जितना पोलरिटी है तो इतना ज्यादा क्रिटिकल प्रेशर भी है, इतना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर। पोलरिटी कम होती है तो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर दोनों वैल्यू, जब नॉन पोलर पे आते हैं तो इनका क्रिटिकल टेम्परेचर। फिर मोलर मास की कंपैरिजन करनी है कि जहां पे मोलर मास आप लोगों के पास है तो मोलर मास की वैल्यू को आप लोगों ने जो है यहाँ पे क्लियर करना है। ये जो है इसकी थोड़ी सी करेक्शन करें कि यहाँ पे ये 77.1 ATM है, प्लीज इसकी करेक्शन करें। ये 77.1 जो है इसकी वैल्यूज हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो है आप लोग याद रखें कि पोलरिटी के साथ जो इनकी पोलरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो नॉन पोलर गैसेस हो तो उनके मोलर मासेस जो है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर है। और हाइड्रोजन और हीलियम में एटॉमिसिटी है, हाइड्रोजन और हीलियम में एटॉमिसिटी, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये मोनोटोमिक मॉलिक्यूल है। Diatomic molecule have more critical temperature than the monatomic molecule, तो atomicity is directly proportional to critical temperature and critical pressure के जो है यहाँ पे आप लोगों के पास है। So the type of gases having greater, the type of gases having
ग्रेटर, यहां पे एक्सप्रेशन करता हूं ग्रेटर क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर, ए बी सी और ये डी है। अगर आप देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं कि आप लोगों के पास क्या है, अब मैं एक्सप्रेशन करता हूं सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, तो जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा, आप लोग याद रखिए उसका क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर भी ज्यादा होगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर मैं यहाँ पे मीथेन लिखूं, यहाँ पे ये ईथेन है जिसमें 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, इसको प्रोपेन लिख देता हूं। और अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है इसको अगर मैं एक्सप्रेशन करता हूँ ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है सबसे ज्यादा होगा, क्रिटिकल प्रेशर भी सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे फ्लोरीन गैस है, यहाँ पे क्लोरीन गैस है, यहाँ पे ब्रोमीन की बात करता हूं, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ऑक्सीजन गैस, तो ब्रोमीन का मोलर मास सबसे ज्यादा होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर जो है इसके लिए क्या होगा, ये सब के सब नॉन पोलर है। अगर मैं यहाँ पे ए है, बी है, सी है और ये डी है, अगर मैं एक्सप्रेशन करता हूं HF है, यहाँ पे H2O है, यहाँ पे अमोनिया, ये सारे नॉन पोलर है, और यहाँ पे HCl है, तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर वाटर का होगा। अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन करता हूँ A B C और यहाँ पे ये D, अगर आप लोग देखें यहाँ पे मीथानोल है, मीथानोल, अगर आप देखें यहाँ पे इथानोल है, तो अगर आप देखें यहाँ पे प्रोपानोल है, तो जिनके लिए जो है आप लोगों के पास मोलर मास ज्यादा होगा, डेफिनेटली जो है उनका जो है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम जो है, क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ये ज्यादा होंगे। तो ब्यूटानोल के लिए जो है यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो आप देखिए मोलर मास को भी देखना है और साथ साथ में पोलैरिटी को भी देखना है। तो जिनकी पोलैरिटी ज्यादा, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर जो है वो ज्यादा होंगे। अगर आप लोग देखिए हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, और यहाँ पे अगर मैं एक्सप्रेशन करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा, ये ज्यादा होगा। तो आपने जो है इन कंपैरिजन करनी है, पोलैरिटी जहां पे होगी उसका क्रिटिकल, पहले पोलैरिटी को देखना है। अगर पोलैरिटी नहीं है फिर मोलर मासेस को देखिए। मोलर मासेस जो है जहां पे आप लोगों के पास मोलर मास ज्यादा होगा, वहां पे क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, वो ज्यादा होगी। ये पॉइंट याद रखें कि क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर जो है, तो ये पोलैरिटी के साथ डायरेक्ट, लेकिन एक और है जिसको क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो क्रिटिकल वॉल्यूम इसके साथ इनवर्स रिलेशन है। तो क्रिटिकल वॉल्यूम जो है, तो यहां पे वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, क्रिटिकल प्रेशर ज्यादा है, लेकिन इसका जो क्रिटिकल वॉल्यूम है ये कम है, 57 dm³ जो है इसका वॉल्यूम है। अच्छा, अगर अमोनिया की बात करते हैं तो ये 75 dm³ इसका वॉल्यूम है, और अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो ये 96 dm³ जो है इसका वॉल्यूम है। तो यहाँ पे जितनी पोलैरिटी इंक्रीज होती है, फिर क्रिटिकल वॉल्यूम, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल से करीब आते हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज की तरफ चला जाएगा। तो दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप, यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है। आप लोगों ने प्लीज इन पॉइंट को ज़हन में रखना है। तो ऑल दीज आर कॉल्ड क्रिटिकल कांस्टेंट। इनको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल कांस्टेंट कहते हैं। और क्रिटिकल कांस्टेंट जो है हर एक गैस के लिए जो है ये फिक्स टेम्परेचर होता है। तो ये जो है क्रिटिकल कंडीशंस में हम डिस्क्रिप्शन करते हैं। सेकेंड पॉइंट अगर आप लोग देखें, वो हम यहाँ पे जो डिस्क्राइब करना चाहते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे जो टारगेट है इसमें टॉपिक में, तो वो है जॉल थॉम्सन इफेक्ट है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जॉल थॉम्सन इफेक्ट में हम किस तरह एक्सप्लेनेशन करते हैं, क्या इसमें आइडियाज हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे जो है एक कंप्रेसर है, कंप्रेसर, और यहाँ पे ये कंप्रेसर है, इस जो है ये लैंड मेथड है एक मेथड, उसके जरिए जो है यहाँ पे इस कंसेप्ट को डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे ईयर को इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे ईयर को इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे जो है इसको एक अनदर ट्यूब के साथ कनेक्ट करते हैं, एक अनदर ट्यूब के साथ यह कनेक्ट करते हैं, और फिर इसको पास करते हैं थ्रू अनदर ट्यूब। ये जो है अगर आप लोग देखें इस ट्यूब से पास करते हैं, यहाँ पे कूलेंट होता है, यहाँ पे क्या है, एक कूलेंट है, कूलेंट, इसमें एक कूलेंट जो है यहाँ पे क्या है, कूलेंट प्रेजेंट होता है, और ये कनेक्टेड है कूलेंट जो है, इसमें वाटर सर्कुलेट होता है। यहाँ पे जो है एक स्पाइरल जो है क्या होता है, एक अनदर ट्यूब होता है जिसका डायमीटर कम होता है, एक स्पाइरल ट्यूब, और यहाँ पे एक स्मॉल जेट जो है इसका होता है। यहाँ पे एक अनदर कंटेनर में इसको ओपन करते हैं एंड दे आर कनेक्टेड, ये जो है कनेक्ट होते हैं। आप लोग देखें तो यहाँ पे ये जो है फॉर द जस्ट ओनली इन ऑर्डर टू सर्कुलेट इट, कि इसको सर्कुलेट करने के लिए करते हैं। ओके, तो जॉल थॉम्सन इफेक्ट है क्या है, व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड सडनली, when a compressed gas is allowed to expand suddenly, it causes intense cooling. ये क्या काज करता है, intense cooling काज करता है। This effect is known as a Joule-Thomson effect. When a compressed gas is allowed to expand suddenly, when a compressed gas is allowed to expand suddenly, it causes intense cooling. ये क्या करता है, cooling काज करता है। Let's suppose अगर मेरे पास एक बैलून हो
और उस पे मैं क्या करता हूं, ईयर को जो है इनक्लोज कर लेता हूं। तो यहाँ पे जो ईयर मॉलिक्यूल्स होंगे इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस, पोटेंशियल एनर्जी इनमें डेवलप हो जाती है, इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। और मैंने कंप्रेस किया, इसको मैं एक्सपेंड करता हूं, इनको मैं अलाउ करता हूं कि एक्सपेंड हो जाए। तो जब मैं इनको अलाउ करता हूं एक्सपेंड हो जाए तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जिन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उनका टेंपरेचर भी ज्यादा, जिन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उनका टेंपरेचर, वो चले जाते हैं, हाई टेंपरेचर वाले चले जाते हैं। तो बाकी जो पीछे मॉलिक्यूल होते हैं उनसे एनर्जी लेके जो है चले जाते हैं। तो इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप हो जाए मींस टेंपरेचर ड्रॉप हो जाता है, तो ये कूल हो जाते हैं। तो यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व होता है, कूलिंग इफेक्ट। वो हाई टेंपरेचर वाले चले जाते हैं, लो टेंपरेचर वाले रह जाते हैं। तो यही कंसेप्ट है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड सडनली इट कॉजेस इंटेंस कूलिंग। दिस इफेक्ट इज नोन एज जोल थॉम्सन इफेक्ट। इसको जो, तो यहाँ पे ईयर को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये कौन सा मेथड है? लैंड मेथड्स है। और आप लोग और से देखें, इस पे जो है गैसेस की जो है लिक्विफिकेशन, ईयर को इंट्रोड्यूस करते हैं और इसको कंप्रेस करते हैं। 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये कंसेप्ट इस पे अप्लाई, कंप्रेसर लगा होता है, इसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस। तो जब कंप्रेशन होते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होती है, तो ये हीट अप हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये हार्ड गैसेस, कंप्रेस हार्ड गैसेस इन ट्यूब से जो है क्या होते हैं, कंप्रेस हार्ड गैसेस जो है इन ट्यूब से पास होते हैं। कंप्रेस्ड हार्ड गैसेस, कंप्रेस्ड हार्ड गैसेस जो है इस ट्यूब से जो है क्या होते हैं, ये पास होते हैं। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे वाटर सर्कुलेट होता है, यहाँ पे वाटर सर्कुलेट होता है। तो जब ये हार्ड गैसेस इससे पास होते हैं तो यहाँ पे थ्रू कंडक्शन ये हीट जो है रिलीज करते हैं, ये हीट यहाँ पे जो है ट्रांसफर हो जाता है। तो ये कूल कंप्रेस गैस जो है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे कूल गैसेस जो है यहाँ पे आ जाते हैं और कंप्रेस भी होते हैं। तो कंप्रेस्ड कूल गैसेस जो है यहाँ पे आ जाते हैं और अब इनको अलाउ करते हैं कि लो प्रेशर एरिया में एक्सपेंड हो जाए। तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है और यहाँ पे प्रेशर हाई है, इस एरिया में प्रेशर हाई है और यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है। तो इन गैसेस को अलाउ करते हैं कि एक्सपेंड हो जाए। तो जैसे ये एक्सपेंड होते हैं तो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ गैसेस बाहर आ जाते हैं, लो काइनेटिक एनर्जी वाले इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे रिकवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो लिक्विफाई हो जाते हैं, टेम्परेचर लोअर हो जाता है उनका। और जिन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो इस ट्यूब के जरिए दोबारा कंप्रेसर की तरफ आते हैं, उनको दोबारा कंप्रेस करते हैं, फिर यहाँ से सर्कुलेट होते हैं, फिर कंप्रेस। तो जो यहाँ पे लिक्विफिकेशन होती है, लिक्विफिकेशन होती है। तो जिन गैसेस में आप लोग याद रखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग, याद रखें कि यहाँ पे जो है विच ऑफ द फॉलोइंग विल मैक्सिमम ड्रॉप ये है, वो कौन सा जो है लिक्विड आसानी के साथ लिक्विफाई होगा बाय जोल थॉम्सन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस can be easily liquefied by Joule-Thomson effect, Joule-Thomson effect के जरिए कौन सी गैस को जो है, तो ए है, बी है, सी है और ये डी है। प्लीज अगर आप लोग देखें, यहाँ पे मैं वाटर लिखता हूँ, यहाँ पे मैं अमोनिया लिख देता हूँ, पोलर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिख देता हूँ और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस। तो आपने याद रखना है वाटर, तो जो मोर पोलर होगा वो आसानी के साथ उसमें अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होंगे और वो आसानी के साथ जो है लिक्विफाई होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, बी, सी और ये डी है, अगर मैं अमोनिया गैस लिख देता हूँ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिख देता हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस, अमोनिया गैस मैक्सिमम टेम्परेचर को ड्रॉप करेगा। अगर मैं यहाँ पे जो है नॉन पोलर गैसेस को लिख देता हूँ, तो नॉन पोलर गैसेस में मोलर मास को देख कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी इजीली लिक्विफाई कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो गैस आसानी के साथ कंप्रेस होते हैं, तो ये याद रखें कि जहां पे पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी, दे कैन बी इजीली लिक्विफाई, उनको लिक्विफाई करना आसान होता है। दे कैन बी इजीली लिक्विफाई, उनको लिक्विफाई करना आसान होगा जो गैसेस मोर पोलर होते हैं। और जब नॉन पोलर होंगे तो फिर मोलर मास को देखें, तो जिन गैसेस का मोलर मास ज्यादा होगा दे कैन बी इजीली लिक्विफाई, उनको जो है आसानी के साथ लिक्विफाई कर सकते हैं। तो जिन गैसेस का मोलर मास ज्यादा होगा उनको जो है क्या होगा, वो आप लोगों के पास इजीली लिक्विफाई होगा। तो आपने मोलर मास को देखना है, अगर नॉन पोलर गैसेस है तो लिक्विफाई मोलर मास को देखें। और विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी इजीली लिक्विफाई, तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा तो उसको आसानी के साथ, पोलैरिटी को देखें, जो यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा होगी दैट कैन बी आसानी के साथ लिक्विफाई होगा। आपने इसको ध्यान में रखना है। Which of the following gases negative जो है negative Joule-Thomson, the type of gases which causes negative Joule-Thomson effect, which causes negative Joule-Thomson effect,
तो ए बी सी और ये डी है। अगर आप लोग देखें यहाँ पे हीलियम, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ ए एंड बी। याद रखें हीलियम और हाइड्रोजन दो गैसेस ऐसे हैं जो कि बजाय ये कि टेम्परेचर को ड्रॉप करिए टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। दे कॉजेज नेगेटिव जॉल थॉम्सन। उसका रीजन ये कि हीलियम और हाइड्रोजन बहुत स्मॉल साइज गैसेस है, उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप नहीं होते हैं। तो जो पॉजिटिव जॉल थॉम्सन इफेक्ट, यहाँ पे ये नेगेटिव जॉल थॉम्सन इफेक्ट है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये टेम्परेचर को बजाय कि जो है डिक्लाइन करे, ये टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो दे कॉजेज नेगेटिव जॉल थॉम्सन इफेक्ट, और जो पोलर गैसेस है वो मैक्सिमम पॉजिटिव जॉल थॉम्सन इफेक्ट। याद रखें। अच्छा, इसमें एक तो टेम्परेचर लो हो जाता है। याद रखिए इसमें दो फैक्टर, जब मैं जो है गैसेस को कंप्रेस गैसेस को अलाउ करते हुए सडन, तो एक तो लो प्रेशर एरिया है और दूसरा जो है टेम्परेचर। तो याद रखिए प्रेशर भी लो होता है, इसमें दो फैक्टर लो होते हैं। प्रेशर लोअरिंग है, लो प्रेशर हो जाता है, और टेम्परेचर जो है ये भी आप लोग याद रखिए इसमें लो हो जाते हैं। तो ये दो फैक्टर जो है लो होते हैं, प्रेशर लो होता है और टेम्परेचर जो है, ये दोनों जो है इसमें लो हो जाते हैं। प्रेशर लोअरिंग है और टेम्परेचर जो है इनकी जो है लोअरिंग है। आप लोग प्लीज इनको जहन में रखें। तो नेगेटिव जॉल थॉम्सन इफेक्ट इज काज बाय हाइड्रोजन जो है और हीलियम जो है ये काज करते हैं। अच्छा, एक दूसरा जो है इसमें कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट उसकी तरफ आते हैं, वो भी डिस्कशन इस पे करते हैं। और वो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन है। ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन है, एंड डिफ्यूजन। अच्छा, बाकी आप लोगों को पता है कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन कैसे कहते हैं कि द माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया टू द लो कंसंट्रेशन एरिया इज नोन एज डिफ्यूजन, एंड द एस्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया टू द लो कंसंट्रेशन एरिया थ्रू अ स्मॉल पेनहोल इज नोन एज इफ्यूजन। इसको इफ्यूजन कहते हैं। अगर हम इसको जो है ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन में बात करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और उन्होंने 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लिया है। 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, यहाँ पे उन्होंने जो है एक एंड पे जो है कॉटन वाज सॉक्ड इन अमोनिया, अमोनिया में उन्होंने सॉक किया हुआ है, प्लग किया हुआ है, और यहाँ पे कॉटन वाज सॉक्ड इन HCl, यहाँ पे HCl में जो है कॉटन को सॉक किया हुआ है और इसको प्लग किया हुआ है। ही फाउंड कि यहाँ पे व्हाइट क्लाउड जो है, व्हाइट क्लाउड ऑफ अमोनियम क्लोराइड जो है ये प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे ऑब्जर्व होता है। तो यहाँ पे जब उन्होंने डिस्टेंस को देखा तो ये डिस्टेंस जो है ये 40 सेंटीमीटर पर जो है आप लोगों के पास पर टाइम है, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है तो ये 60 सेंटीमीटर पर टाइम जो है उनकी जो है ये डिस्टेंस भी उन्होंने फाइंड आउट किया। तो पर टाइम उसकी वेलोसिटी रेट को देखते हैं। तो कंक्लूजन यहां पे ये है कि जिन गैसेस का मास ज्यादा है, जिन गैसेस का मास ज्यादा है वो स्लो रेट के साथ उसने कम डिस्टेंस कवर किया है, और जिन गैसेस का मास कम है तो वो ज्यादा डिस्टेंस। तो यहां पे रेट ऑफ अमोनिया मीन स्पीड ऑफ अमोनिया, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अमोनिया, डिस्टेंस कवर्ड बाय अमोनिया डिवाइड बाय टाइम, ये रेट है, ये स्पीड है, ये वेलोसिटी है। द रेट ऑफ HCl, अगर आप लोग देखें तो द डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कवर्ड बाय यहाँ पे HCl डिवाइड बाय टाइम है। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय HCl डिवाइड बाय टाइम इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ रेट ऑफ HCl। तो ये रेट ऑफ HCl है। तो रेट का मतलब है स्पीड है। इसने 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस, इट मींस ये 40 सेंटीमीटर पर यूनिट टाइम, इसने 60 सेंटीमीटर पर यूनिट टाइम डिस्टेंस कवर किया है। नाउ व्हाट इज द रिलेटिव? इन दोनों का रिलेटिव एक दूसरे के साथ क्या होगा कि रिलेटिव रेट ऑफ अमोनिया क्या है? तो रिलेटिव का मतलब है इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। तो इन रिलेटिव रेट ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय रेट ऑफ HCl। तो रेट ऑफ HCl जो है, अगर अमोनिया जो है ये 60 सेंटीमीटर पर यूनिट टाइम है और ये 40 सेंटीमीटर जो है अगर आप लोग देखें पर यूनिट टाइम है, तो ये इस पे डिवाइड करते हैं, ये सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये 1.5। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है रेट ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय रेट ऑफ HCl इज इक्वल टू 1.5। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे रेट ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 1.5 टाइम द रेट ऑफ HCl जो है ये इन पे अगर आप लोग देखें तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अमोनिया जो है 1.5 टाइम जो है मोर जो है 1.5 टाइम ग्रेटर रेट के साथ जो है HCl से मूव करता है। HCl से जो है ये तेजी के साथ जाएगा। मतलब अगर आप एक रूम में जो है HCl का बॉटल ओपन करें और दूसरी जगह पे जो कारण में अमोनिया प्रेजेंट है, तो अमोनिया का बॉटल ओपन करते और HCl का, तो HCl स्लो रेट के साथ रूम में जो है स्प्रेड होगा और ये अमोनिया जो है बहुत तेजी के साथ स्प्रेड होगा। क्यों? क्या? इसका रेट ज्यादा है। तो जिन गैसेस का रेट ज्यादा होता है वो तेजी के साथ जो है रूम में क्या होंगे? वो स्प्रेड होंगे। या बॉटल में जो है अगर आप इनको मिक्सअप करते हैं तो सबसे ज्यादा मूवमेंट जो है उन गैसेस का होगा जिनके मासेस कम होते हैं। अच्छा, तो यहाँ इसी कंसेप्ट को ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन जो है कि R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D2 डिवाइड बाय D1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इनटू M2 डिवाइड बाय M1, ये उन्होंने जो है एक मैथमेटिकल रिलेशन रखी। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इसका मतलब ये है कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी।
D1। अगर मैं R1 इज इक्वल टू, आप लोग और देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे D1 ये K जो है इसका कांस्टेंट है। अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ, स्क्वायरिंग, तो यहाँ पे R1 स्क्वायर वो डिवाइड बाय 1 ओवर D1 होगा। मतलब क्या है इस इक्वेशन से, अगर आप लोग अगर डेंसिटी 1 टाइम इंक्रीज होती है तो रेट स्क्वायर टाइम, 2 टाइम नहीं स्क्वायर टाइम, याद रखिए ये स्क्वायर टाइम है, R1 स्क्वायर है। अगर डेंसिटी 1 टाइम इंक्रीज आता है तो स्क्वायर टाइम रेट डिक्रीज होता है। अगर डेंसिटी 1 टाइम डिक्रीज होता है तो स्क्वायर टाइम रेट इंक्रीज होगा। अगर आप लोग इस इक्वेशन को देखिए, द सेम सिचुएशन विद यहाँ पे R1 स्क्वायर, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं कि यहाँ पे M1 है। अगर मोलर मास 1 टाइम इंक्रीज होता है तो स्क्वायर टाइम जो है रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी रेट ऑफ द डिफ्यूजन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर मोलर मास 1 टाइम डिक्रीज होता है तो स्क्वायर टाइम रेट इंक्रीज होगा। अगर मोलर मास 1 टाइम डिक्रीज होता है तो स्क्वायर टाइम जो डिक्रीज, स्क्वायर टाइम इंक्रीज। अगर मोलर मास 1 टाइम इंक्रीज होता है तो रेट स्क्वायर टाइम डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये है, तो याद रखें, द गैसेस हैविंग मोर रेट ऑफ डिफ्यूजन, हैविंग मोर रेट ऑफ जो है डिफ्यूजन है, तो आप लोगों ने मोलर मास को, सो विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैव मैक्सिमम रेट, हैव मैक्सिमम, यहां पे जो है अगर आप लोग देखें मैक्सिमम रेट, तो यहां पे जो है कौन से गैस का जो है रेट ज्यादा होगा, तो ए है रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो यहां पे अगर आप देखें एक क्लोरीन गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो सबसे कम मोलर मास जिसका होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास सबसे कम है तो इसका रेट सबसे ज्यादा होगा। ओके, यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी इजीली डिफ्यूज, तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ कि HCl गैस है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें चेंज लेके आता हूँ, यहाँ पे मीथेन गैस है, तो यहाँ पे सबसे कम मोलर मास नाइट्रोजन गैस का है, तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखें तो नाइट्रोजन गैस का मास सबसे कम है तो इसका रेट सबसे मैक्सिमम होगा। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैव सेम रेट्स, तो यहाँ पे द टाइप ऑफ गैसेस, the type of gases that cannot be separated, separated by Gram's law of effusion, Gram's law of effusion and diffusion, तो ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन पे कौन से गैसेस को, ए है, बी है, सी है, तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करो, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। अगर आप लोग देखें नाइट्रोजन ऑक्साइड है और प्रोपेन गैस है। आप याद रखें कि जिन गैसेस के मोलर मासेस सेम होंगे उनके रेट भी सेम होंगे। जिन गैसेस के, तो नाइट्रोजन का 28, कार्बन मोनोऑक्साइड के भी 28, कार्बन डाइऑक्साइड का 44, इसका भी 44, 44, 44, तो ऑल गैसेस जो है, ऑल ऑफ द अबव, ये जितनी भी गैसेस दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, इन सब के रेट सेम होंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस, तो जिन गैसेस के मोलर मासेस सेम होंगे उनके रेट भी सेम होंगे, तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, वो भी सेम जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होगा। तो अगर आप लोग देखिए एक और पॉइंट की तरफ आते हैं, और वो पॉइंट क्या है, वो ये है कि अगर मुझे ये कहा जाए कि लेट्स सपोज एक हाइड्रोजन गैस, एक गैस मुझे देखिए ये हाइड्रोजन गैस, द रिलेटिव रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एन अननोन गैस है, एक अननोन गैस है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करें ए, बी, सी और यहाँ पे डी है, गौर से सुने। सो व्हाट्स विल बी द, एक तो आप लोग यहाँ पे मोलर मास को फाइंड आउट करें, एक क्वेश्चन ये है कि मोलर मास को फाइंड आउट करें कि व्हाट्स विल बी द एक्सपेक्टेड मोलर मास ऑफ द अननोन गैस, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड मोलर मास अगर रेट ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स द रेट ऑफ अननोन गैस। और सेकंड पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई करें द गैस की कौन सी टाइप ऑफ, आइडेंटिफाई द गैस, गैस को आइडेंटिफाई करें। ये दो क्वेश्चन है, और अगर आपको रिलेटिव रेट्स के बनाओ तो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि इस पे क्या है। आप लोग गौर से सुने, यहाँ पे जो है ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 64 ग्राम, 32 ग्राम, 16 ग्राम, 8 ग्राम, यहाँ पे ये मेरे मोलर मास से लगे, तो व्हाट विल बी द मोलर मास, तो क्या करें, आर हाइड्रोजन डिवाइड बाय आर अननोन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m2 डिवाइड बाय m1। अगर आप लोग देखिए यहाँ पे जो है स्क्वायरिंग करते हैं, इस साइड पे स्क्वायरिंग करते हैं, तो यहाँ पे R1 हाइड्रोजन, अगर आप देखिए R1 हाइड्रोजन 4 टाइम है, तो मैं इसकी जगह 4r अननोन, और यहाँ पे ये स्क्वायर है और r अननोन, ये r अननोन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये m2 डिवाइड बाय जो है, अगर आप लोग देखें तो ये 2 है। अब मैं इसकी स्क्वायरिंग यहाँ पे कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे 4 स्क्वायर का क्या आ जाएगा 16 जो है इसके लिए वैल्यू आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट तो ये m2 डिवाइड बाय 2 तो m2 विल बी इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 32 ये 32 ग्राम होगा तो 32 इसका मोलर मास होगा। अगर सेकंड क्वेश्चन आपको जो है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गैस किसमें कौन सा गैस होगा तो इस अननोन रेट से आप जो है अगर आपको ये कहा जाए नाइट्रोजन गैस है सल्फर डाइऑक्साइड गैस है यहाँ पे जो है ऑक्सीजन गैस है और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो हाइड्रोजन गैस सॉरी यहाँ पे क्या है क्लोरीन गैस है तो आप मोलर मास से जो है जब मोलर मास आप लोग फाइंड आउट करते हैं इस मोलर मास से जो है आप क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा गैस इसमें प्रेजेंट है। सो द टाइप ऑफ गैस कौन सा टाइप ऑफ गैस होगा तो मोलर मास से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इस रिलेटिव रेट से यू कैन प्रिडिक्ट 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मोलर मास ऑफ द अननोन फाइंड कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं और बाकी अगर आपको मोलर मास इज गिवन हो तो उनका सिर्फ रेशो निकाले एंड यू कैन इजीली फाइंड द रिलेटिव रेट को आप लोग उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक जनरल जो है ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन का जो है आप लोगों ने ज़हन में रखना है। ये कुछ पॉइंट्स हैं इनको आप लोगों ने क्लियर करते हैं। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो एक अनदर टॉपिक है दैट इज प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर जो है प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर अगर आप लोग देखें वी हैव अ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर कि यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है तो हैविंग जो है अगर ये अपने जो है मतलब ये कि पोजिशनल ऑर्डर लॉस कर लेते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है और अगर हम इसको और हीटिंग करते हैं तो ये वेपर फेज में कन्वर्ट होता है। वेपर फेज में जो है ये कन्वर्ट होता है। अगर हम इन वेपर्स को स्ट्रांगली हीट करते हैं या इलेक्ट्रिक आर्क देते हैं अगर हम इन गैसेस को स्ट्रांगली हीट करते हैं या इनको इलेक्ट्रिक आर्क देते हैं इलेक्ट्रिक आर्क या जो है स्ट्रांग इनकी हीटिंग करते हैं सो दे आर कन्वर्टेड इनटू आयनाइज तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लेते हैं और न्यूक्लियाई तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो न्यूक्लियाई और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ये न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स। So the ionized state of the matter, this ionized state of matter containing cations and electrons and neutral atom भी हो सकते हैं is known as plasma state of the matter। ये plasma state of the matter है। तो the plasma state of the matter ionized state and it contain cations इसमें प्रेजेंट होते हैं and electrons का मिक्सचर होता है ionized नहीं electrons का मिक्सचर जो होगा केटाइंस और इलेक्ट्रॉन का मिक्सचर होगा एंड प्लस न्यूट्रल एटम्स का मिक्सचर हो सकता है। ए है बी है और यहाँ पे 3 है तो ये तीनों जो है इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। प्लाज्मा स्टेट ऑफ द मैटर इज गुड कंडक्टर ड्यू टू द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड मोबाइल आयंस इनकी वजह से जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ करंट है और ये 4th स्टेट ऑफ द मैटर है और मोस्टली जो है ये थर्मोस्फीयर जिसको आयोनोस्फीयर में कहते हैं वहां पे नेचर में सबसे ज्यादा 99% नेचर जो है उसमें सबसे ज्यादा जो मैटर है वो प्लाज्मा स्टेट क्योंकि गैलेक्सी स्टार ये सब के सब प्लाज्मा स्टेट ऑफ द मैटर होते हैं एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ करंट। इट इज यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज होता है। मुख्तलिफ स्क्रीन डिवाइसेस होते हैं तो उसमें प्लाज्मा स्टेट ऑफ द मैटर यूज होता है और ये जो है गुड कंडक्टर ऑफ करंट भी है। तो आप लोग प्लीज इनको थोड़ा सा रीड करें बेसिक पॉइंट्स है इनको रीड करें बाकी इसमें कोई इस तरह टेक्निकल बात नहीं है और इंशाल्लाह ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है इंशाल्लाह से स्टार्ट करते हैं। ओके थैंक यू।